सिंबल्स हैं उसको हम देखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ एक लाठी, धोती, चश्मा, चरखा या खादी नहीं थे। महात्मा गांधी ने जो मूल्य और जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए संघर्ष किया और कौमी एकता की बात करी, सबको साथ लेकर चलने की बात करी, विरोधियों को सम्मान देने की बात करी। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो अहिंसात्मक तरीके से एक उदाहरण स्थापित किया, उसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। वो सारे जो भावनाएं थी वो नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कि महात्मा गांधी जी का जो जीवन रहा और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो अहिंसात्मक तरीके से एक उदाहरण स्थापित किया, उसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि गांधी जी के जीवन में गांधी जी ने जो विचार रखे, जो संघर्ष किया, उन वैल्यूज़ को, उन संस्कारों को हम नई पीढ़ी के संदर्भ में कैसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो नई जनरेशन है वो बहुत पहले वाले इतिहास को याद करने में दिक्कत आती है। इसलिए उनके जीवन को नौजवानों के लिए कैसे हम प्रासंगिक बना सकते हैं और नई पीढ़ी को उनके बारे में उनकी जानकारी दें एक ऐसे तरीके से ताकि उसको समझने में सरलता रहे। कई बार इतिहास को लोग जटिल मानते हैं। गांधी जी के जो सिंबल्स हैं उसको हम देखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ एक लाठी, धोती, चश्मा नहीं थे और चरखा या खादी नहीं थे। महात्मा गांधी ने जो मूल्य और जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए संघर्ष किया और कौमी एकता की बात करी, सबको साथ लेकर चलने की बात करी, विरोधियों को सम्मान देने की बात करी, सहनशीलता की बात करी, त्याग समर्पण की बात करी। वो सारे जो भावनाएं थीं वो नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। भाई अब ये तो स्थापित हो चुका है कि प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कर्नाटक के संदर्भ में और डेटा के साथ दिया है, उन सबूतों को, उन डॉक्यूमेंट्स को निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा है और ना ही निर्वाचन आयोग ने कोई जांच बिठाई है। बेहतर ये होता कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट पार्टीज़ को दे और जो हम लोगों ने आंकड़े दिए हैं उस पर जांच बिठाए, अध्ययन करे सही गलत क्या है, गलती किसकी है। वो बिना जांच करे सिर्फ कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने बहुत अध्ययन करने के बाद, कन्विंस जो हुए हैं उसके बाद, और जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसको कोई झुठला नहीं सकता। वोटर लिस्ट से नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, और वोटों की चोरी हो रही है। उसको रोकने में अगर इलेक्शन कमीशन नाकाम है तो उनकी जो पारदर्शिता है, उनकी जो काम करने का तरीका है, जो निष्पक्षता होनी चाहिए, वो शायद नहीं है। और इसकी ये मतलब है कि संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की, अगर उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो बेहतर तो ये होगा कि ये दबाव में काम ना करें। और मुझे बड़ा आश्चर्यजनक बात लगती है जब हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से और जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ये सरकार और दल के संदर्भ में काम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जिसकी एक बहुत नैतिक और संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक वोट की गिनती हो, कोई वोट वंचित ना रह जाए। अब लाखों लोगों के वोट से आप नाम काट दें, मनमानी तरीके से आप जोड़ दें, एक मकान में 200-200 लोग, 250 लोग रह रहे हैं, जो जिंदा है उनको मरा दिखा दें और जो लोग नहीं हैं उनके नाम ऐड करें। तो इस प्रकार के जो वोट चोरी है इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अभियान चलाया हुआ है। मैं प्रभारी हूँ छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे हमने 3-4-5 दिन घूमकर बहुत लोगों में एक दुर्भावना पैदा हो रही है कि हमारी वोट चोरी नहीं होगी और वोट चोरी हम नहीं होने देंगे, ऐसा संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है। अमेरिका ने जो नौजवान वहाँ पर नौकरी करने के लिए गए थे, वीज़ा है H-1B वीज़ा, उसकी दरें बढ़ा दी। किस प्रकार का नुकसान? अब ये तो अमेरिका के जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, और जो अमेरिका कर रहा है, इसका हम लोगों को एक बहुत मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी H-1 वीज़ा लगभग समाप्ति हो जाएगा इस प्रकार चलता रहा तो, और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान समझौता कर रहे हैं। तो कूटनीति में हमारी जो प्रखरता होनी चाहिए उसमें शायद हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, और जो हमारे आसपास के मुल्क हैं वहाँ से समर्थन कम मिल रहा है। तो भारत को बहुत देर हो गई है। जब टैरिफ का घोषणा की थी उस समय एक ऐसा राहत पैकेज जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देना चाहिए था। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट और छोटे मोटे उद्योग में काम करते हैं, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेंगी कि अमेरिका के अलावा हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रोज़गार का संकट पड़ेगा, महंगाई के साथ साथ पहले रिकॉर्ड तोड़ बेरोज़गारी है, और जो लोग रोज़गार में आज शामिल हैं वो भी अगर बिना काम के रह जाएंगे तो बहुत बड़ा संकट होगा। उसमें बहुत को सरकार कर पा रही है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और सरकार की आर्थिक और विदेश नीति दोनों ही मैं समझता हूँ बहुत लचर और कमज़ोर हो गई हैं। इंडिया का जो रिस्पांस रहा बहुत कमज़ोर रहा। सिर्फ ये कहा कि हमारी भावनाओं का आप ध्यान रखिए।
लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी होती है, जो हमारा इतना बड़ा मुल्क है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि इस प्रकार की जो नकारात्मक घटनाक्रम चलते हैं हमारे कूटनीति को देखते हुए, उसको रोकने का काम सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था। और ऐसा ना हो कि हम लोग धीरे धीरे आइसोलेट हो जाएं। ये मुझे लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में हम लोगों को बहुत सोचना करना पड़ेगा। अभी तक जो हमने किया है वो नाकाफ़ी है। मोदी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं तो बहुत बार आ गए हैं। पहली बार आते हैं तो चुनाव से पहले आते वादा कर जाते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स घोषणा करेंगे। अब कोई रेल परियोजना है, पानी का है, स्पेशल स्टेटस का है, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम या योजना प्रदेश को वो घोषित अब तक तो की नहीं है। और जब अजमेर खुद ही आए थे तब उन्होंने ERCP के बारे में बहुत बड़ी बात बोली थी, वो भी अब कच्ची रह गई है। तो वो यहाँ पे आते हैं, सिर्फ भाषण देके चले जाते हैं। लेकिन जो राजस्थान ने चुनकर सांसद भेजे हैं, जो सरकार डबल इंजन की है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को अभी से ही दबाव बनाना चाहिए मोदी जी के ऊपर कि आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन प्रदेश को कुछ देकर जाएं। अभी 4 साल हैं लोकसभा चुनाव में, तो राजस्थान का जो हिस्सा है ना तो बजट में हमको मिलता, ना वित्त मंत्री के भाषण में जब बजट स्पीच होती है तो राजस्थान का नाम कहीं आता है। कोई विशेष पैकेज, कोई परियोजना, कोई संसाधन, कोई एलोकेशन, कोई बजट, कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए। सिर्फ भाषण दे के फीता काट के चले जाएंगे, मैं समझता हूँ ना काफ़ी रहेगा। बहुत जल्दी वो राहुल जी ने खुद ही कहा है कि वो तथ्य प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि देखो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन ना तो हमको वोटर लिस्ट दे रहा है, और सबसे बड़ी खतरे की बात ये लगती है मेरे को कि निर्वाचन आयोग ने स्वतः निर्णय कर लिया कि जो पोलिंग बूथ्स में CCTV कैमरा है उसकी फुटेज को 45 दिन में नष्ट कर देंगे। कल को अगर मुझे चुनौती देनी है कोर्ट में, कोर्ट सबूत मांगेगा और निर्वाचन आयोग अगर सबूत को नष्ट कर देगा तो उनकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। तो राहुल गांधी जी बहुत जल्द अपना प्रमाण और तथ्य लेकर सामने आएंगे, लेकिन अब तक जिन्होंने कहा है उसको निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा और ना जांच गठित कर रहा है, वो चुपचाप शांति से बैठा है। और ये बहुत गलत बात है। देश में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। कोर्ट में तनाव की स्थिति रही, देर रात तक पुलिस छावनी में तब्दील रहा और अभी भी हुई हालांकि अब शांति है। सब शांति में। तो कपासन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वहाँ के कपासन में आपने जन्मदिन मनाया, उसके बाद वहाँ की वो अपने पानी की वादा पूरा नहीं करने पर ये जो बर्बरता की गई है, जो हिंसक दंडित किया है अपनी मांग रखने के लिए। कोई नौजवान अगर मांग कर रहा है पानी की, बिजली की, इस प्रकार से उसकी बात ना सुनना एक बात है, लेकिन उस पर आक्रमण करना, उसको इतना इंजर किया है, इतनी पिटाई उसकी करी है, मैं समझता हूँ ये तो सरकार की असंवेदनशीलता की प्रतिकाष्ठा है। और उनको को फ़र्क नहीं पड़ता, विरोध करोगे तो ऐसे ही हम आपको लठ मारेंगे, पिटाई करेंगे। ये नीति सरकार ने अपना रखी है। अब लगभग 2 साल होने को आए हैं, सरकार ने 2 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बारे में कि हमने अपने वादे पूरे करे हैं, चाहे रोज़गार के बारे में हो, चाहे किसान के बारे में। अभी बाढ़ इतनी भयंकर आई थी राजस्थान में, बस गिरदावरी का ऑर्डर दे दिए हैं, कोई राहत पैकेज, कोई धनराशि लोगों को नहीं मिल पाई है, ना केंद्र सरकार ने दी है ना राज्य सरकार ने दी है। अब ये बार अगर कोई विरोध भी करता है, इस प्रकार निर्मम तरीके से उसके ऊपर आक्रमण किया गया, इसकी भर्त्सना करता हूँ, और जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए।